एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस। एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर लिया गया है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। पहेली और बूझो ये दो बच्चे हैं, ये अपने अंकल के घर जाते हैं। कब जाते हैं भाई? ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। इनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स, लाइक इन्होंने खुरपी देखा, सिक्कल देखा, शॉवल देखा, प्लाव देखा। ये सब इनके पास देखे, ये सब खेती के काम में आते हैं। कहाँ देखा इन्होंने? इन द फील्ड। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। अब हमारा जो बूझो है उसने कहा कि भाई अंकल मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। हाउ डू वी यूज़ दिस टूल्स, हम इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। भाई तुमने ये सीखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद कर सकते हो हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। किस तरीके से जो हरे पेड़ पौधे हैं, सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, कैसे ये अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। भाई ना तो इंसान अपना खाना बना सकता है, ना तो जानवर अपना खाना बना सकते हैं। क्यों? तुमको धूप में खड़ा कर दें मिट्टी के अंदर लगा के, है ना, पानी डाल दें तुम्हारे अंदर, खाद वाद डाल दें, तो तुम्हारे शरीर पे आलू उगेगा, बैगन उगेगा? नहीं ना। तो इंसान अपना खाना नहीं बना सकता। हम तो वो जो पेड़ पौधे अपना खाना अपने लिए बनाते हैं ना, जो सब्जियाँ और फ्रूट्स आप तोड़ के लाते हो, ये पेड़ पौधे का खाना होता है। वो अपना खाना जो है वो एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसे स्टोर करते हैं, और वो स्टोर्ड फूड हम खाते हैं पका के। हम खाना अपना नहीं पका सकते। वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड नेचुरली। हम ग्रो नहीं कर सकते अपनी बॉडी के ऊपर। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ऐसे कोई भी एनिमल अपना खाना खुद ग्रो नहीं कर सकता अपनी बॉडी पे, चाहे आप उस पर कितनी भी खाद मिट्टी पानी डाल दो, कितना ही धूप में खड़ा कर दो, राइट। तो केवल जो प्लांट्स हैं वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। दैट इज़ दी ओनली ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, नहीं नॉट ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ दी ओनली थिंग जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इनको इसीलिए। हेटरोट्रॉप्स जो दूसरों का खाना बना हुआ खाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। भाई अगर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते तो फिर उनको खाना कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पहला प्रश्न तो ये है, हमें खाना खाना ही क्यों है भाई? ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? यू ऑलरेडी नो, तुम्हें पहले से ही पता है, दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शंस। भाई देखो, हमें बहुत अच्छे से ये बात पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस लिए ज़रूरत होती है? भाई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेशन होता है, डाइजेशन मतलब खाने का पचना, रेस्पिरेशन आपका सांस वाला जो पूरा प्रोसेस है, एक्सक्रीशन आपका वेस्ट जो बाहर निकलता है पॉटी वगैरह से। इन सब चीज़ों में जो एनर्जी है वो लगती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी, और वो मिलती कहाँ से? फ्रॉम द फूड। वो यूटिलाइज होती है, कौन यूटिलाइज करता है? बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स से एनर्जी को यूज़ करते हैं जो उन्हें फूड से मिलती है। और किस लिए यूज़ करते हैं? डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। हमारे पूरे बॉडी के जो पूरे फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, राइट। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। भाई हमें हमारा खाना मिलता है प्लांट्स से, पौधों से। हमें हमारा खाना मिलता है एनिमल्स से, जानवरों से, है ना। नॉन वेजिटेरियन लोग जानवर भी खाते हैं, और हम कह सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, राइट। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंस वी ऑल नीड फूड, भाई हम सबको ये पता है कि हमें फूड की ज़रूरत है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। भाई देखो बहुत सारे लोग हैं, है ना। मतलब अगर भारत की बात करो तो 130 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सबको ये तो पता है कि भाई फूड जो है हमको चाहिए, और इसलिए क्योंकि हमको बहुत लार्ज पॉपुलेशन को फीड कराना है। तो फिर कैसे फूड बनता है? तो हम फसल उगाते हैं, पूरे पूरे क्रॉप उगाते हैं, है ना। बहुत सारी फसल एक साथ खेतों में उगाई जाती है, बहुत जगह पे अलग अलग। सिंस वी ऑल नीड फूड, क्योंकि हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं फूड को टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को इन अवर कंट्री। तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं भाई? ऑब्वियसली बात है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, जिसे हम क्रॉप बोलते हैं, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन।
भाई लार्ज पॉपुलेशन को हमें फीड कराना है, उसको खिलाना है, तो हमें रेगुलर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि खेतों में बार बार उगाना पड़ेगा। एक बार खाना घर में बना ख़त्म हो जाता है ना खा के, सेम ऐसा अगर एक ही बार उगा के छोड़ दिया तो दुनिया में खाना ख़त्म हो जाएगा। तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, हमें बार बार फसल उगानी पड़ती है, प्रॉपर मैनेजमेंट भी चाहिए। अच्छा, अपने घर के खाने की बात ले लो, अगर आपकी मम्मी ने बहुत सारा खाना बना दिया एक बार और खाना बना के बाहर छोड़ दिया, उसको मैनेज ही नहीं किया, चूहा उसमें मुँह मार सकता है, राइट, वो स्पॉइल ही हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ख़राब ही हो जाएगा, राइट। तो प्रॉपर मैनेजमेंट, ऐसे ही इतनी सारी फसल होती है, खेतों में इतनी इतनी फसल उगती है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, उसको संभाल के रखना, उसको मैनेज करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। चलो अच्छा ठीक है, खाना बन ही गया और मम्मी ने किसी को परोसा ही नहीं, तो किसी को मिला ही नहीं, कोई उठ के परोसे ही ना खाना, डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे, तो क्या खाना खुद मुँह में जाएगा? नहीं। सेम एज जो खेतों में हमारी फसल उगती है, बहुत सारी फसल हमारे खेतों में उगती है, राइट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, इसका शहरों की मार्केट तक, गाँव की मार्केट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1.1 में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल 10,000 BCE, अरे इतने समय के पहले तब तक तो पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैडिक मीन्स द पीपल हु आर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस, जो लोग एक जगह नहीं रहते, इधर उधर घुमक्कड़ लोग जो होते थे, कि मतलब कभी यहाँ पर उगा है तो यहाँ पर ही रुक गया ये पूरा इनका कबीला, यहाँ पर जब ख़त्म हो गया उगा हुआ मामला, फिर ये लोग चले जाते थे कहीं और जगह पे, फिर यहाँ जितना उगाया खाया पिया इन्होंने, इनके जानवरों ने, फिर ये अगली जगह चले जाते थे। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड नोमैडिक पीपल। तो ये जो नोमैडिक लोग हुआ करते थे 10,000 BCE तक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लोग जो होते नोमैडिक होते थे, सब ऐसे होते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लोग ग्रुप्स बना के घूमते थे, जगह जगह जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में और शेल्टर की तलाश में। शेल्टर का मतलब हुआ घर, है ना। ये लोग कहीं पे भी अपना कच्चा पक्का घर बना के रह लेते थे, पक्के भी नहीं बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे उस समय। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कच्चे फल खा लेते थे, सब्जियां खा लेते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और क्या करते थे? हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जानवरों को अपने फूड के लिए। क्लियर है? आई थिंक बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। तो नोमैडिक पीपल होते थे, जगह जगह जाते थे, खाना जो उग रहा था वो खा लेते थे, वहाँ का जो भी कच्चा है वहाँ पे, और बेसिकली शिकार भी करते थे फिर वो अपने बाकी फूड के लिए। लेटर उसके बाद क्या हुआ? दे कुड कल्टिवेट लैंड, और उसके बाद इन्होंने लैंड पे कल्टिवेट करना शुरू किया, उगाना शुरू किया, एक तरीके से प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया था नोमैडिक पीपल ने? राइस, चावल, वीट मतलब गेहूँ, एंड अदर फूड क्रॉप्स को, बाकी के फूड क्रॉप्स को इन्होंने उगाना शुरू किया। दस इसी वजह से क्या हुआ? दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से जो है एग्रीकल्चर का प्रारंभ हुआ। क्या समझ में आया? पहले नोमैडिक पीपल होते थे, इधर उधर जाते थे, जगह जगह जाते थे, जो उगा होता था खाते थे, शिकार वगैरह करते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने चावल, गेहूँ, अदर फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, और फाइनली वो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place, क्रॉप क्या होती है? फसल। जब प्लांट्स यानी कि पौधे सेम काइंड के, मतलब गेहूँ उगाए तो पूरी फसल में गेहूँ ही उगा है, पूरा खेत में, ये कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है वन प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत सारा फसल एक साथ, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। इसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट का मतलब हुआ दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ अ वीट। भाई हमने कहा कि गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल का मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप जो है गेहूं की, मतलब ये है कि जितने भी प्लांट्स खेत में हो गए वो सारे गेहूं के हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो, तुम पहले ही जानते हो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्रॉप्स अलग अलग टाइप की होती हैं, एक ही टाइप की क्रॉप तो होती नहीं। अब क्या ऐसा होता है कि हर वक्त ही हम सिर्फ गेहूँ ही खा रहे हैं, बस गेहूँ की रोटी खा रहे हैं? नहीं ना, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे हम सीरियल्स खाते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं। तो बात वही हुई कि क्रॉप्स भी जो हैं अलग अलग टाइप की होती हैं। These can be classified on the basis of seasons in which they grow. Crops को हम सीज़न के हिसाब से मतलब क्लासीफाई कर लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत तो बहुत बड़ा देश है भाई। द क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइक यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की ह्यूमिडिटी। देखो टेम्परेचर तो तुम जानते हो कितना ठंडा है कितना गर्म है, ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में नमी कितनी है, लाइक पानी की मात्रा, भाप की मात्रा, वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट, ह्यूमिडिटी कैसी है, और रेनफॉल किस जगह कितना हो रहा है। वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब हमें पता है कि भारत जो है ना इतना डाइवर्स है कि कहीं तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लाइक मेघालय, चिरापुंजी, है ना, सिक्किम साइड पे। अब कहीं बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे रेगिस्तान साइड, तो वहाँ पे ज्वार बाजरा वगैरह ऐसी फसल उगती है।
तो फसल कौन सी कहाँ उगती है, कब उगती है, कौन से मौसम में उगती है, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है, वहाँ के टेम्परेचर पर, वहाँ की ह्यूमिडिटी पर, वहाँ कितना रेनफॉल हो रहा है उस चीज़ पर अकॉर्डिंगली। इसी तरह से देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की, तो क्रॉप्स की भी वैरायटी बहुत है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। डिस्पाइट इसके बावजूद दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न। अब इस डाइवर्सिटी से भी हम कह सकते हैं 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न हमने बना रखे हैं, ये आइडेंटिफाइड है। कौन कौन से 2 ब्रॉड हैं? एक तो है खरीफ क्रॉप का, दूसरा है रबी क्रॉप्स का। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसी फसल जो कि बारिश के मौसम में बोई जाती है। सोन का मतलब होता है बोना, एंड मतलब आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली कब से कब तक होता है? जून से शुरू होती है बारिश, लगभग सितंबर तक चलती है। यहाँ से मेन 2 बातें पकड़ लो, रेनी सीजन खरीफ क्रॉप, और टाइम हो गया जून टू सितंबर, ये बोने का टाइम है, ठीक है। सोन मतलब बोना। पैडी, पैडी को मतलब धान, धान मीन्स चावल। जब पैडी अपने हस्क के अंदर होता है, अपनी कवरिंग के अंदर होता है, ठीक है, थ्रेशिंग के जरिए तो निकालते हैं, पटक पटक के चावल को बाहर निकालते हैं उसके कवर से। जब वो अपनी कवर के अंदर होता है तभी हम उसको पैडी बोलते हैं। तो पैडी मतलब धान होता है, धान मतलब वही कुल मिला के फाइनली वो चावल बनेगा। मेज़ यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल को तोते की तरह याद करके जाना। खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन लिखना 2 लाइन की, फिर उसके बाद जून टू सितंबर का जो सीज़न है उसका बोने का, वो उसको ब्लैक का पेन से लिख कर आना अच्छे से हेडिंग बना के, और फिर 1 लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिख कर आना ये सारे, ठीक है। PMSGC, इसका कोई स्पेलिंग बना लो और PMSGC याद कर लो, ठीक है। रबी क्रॉप्स पे आ जाओ। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में जो ग्रो की जाए अक्टूबर टू मार्च में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, एंड लिनसीड तिल जो होता है। बिसाइड्स दीज पल्सेस, इन पल्सेस के अलावा वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर, ठीक है। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, सॉरी, जो ऊपर की चीज़ें हैं हमारी जो रबी क्रॉप्स हैं, इनके अलावा भी पल्सेस, जिसमें दालें भी आ जाती हैं, जिसमें मटर भी आ जाता है आपका, पल्सेस जो हैं वो भी उगाई जाती है और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस, है ना, बहुत सारी चीज़ें उगती हैं भाई। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर, भाई पानी इतना चाहिए, विंटर में इतना पानी होता ही नहीं है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैडी को विंटर में क्यों नहीं उगा सकते भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को बहुत सारा पानी लगता है, इसीलिए वो रेनी सीजन में उगाई जाती है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। अब फसल उगाना इतना आसान काम नहीं है भाई, बहुत सारी जो उसके अंदर हैं इन्वॉल्व होते हैं सेवरल एक्टिविटीज़। और ये कौन करता है? अंडरटेकन बाय फार्मर्स। कौन करते हैं? किसान करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज जो कि कैरिड आउट होती हैं बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। भाई देखो, जैसे किसान काम करता है अपने खेतों में, आप उसकी एक्टिविटीज़ को मिला सकते हो कुछ गार्डनर से, अपने माली से, इवन अपने आप से भी। जब आप अपने घर में सजाने वाले पौधों को लगाते हो, आप भी तो खुदाई करते हो, मिट्टी को खोदते हो गमले में, तो उसे लूज़ करते हो, इसको प्लोइंग कहते हैं, इसको टिलिंग भी बोलते हैं, मिट्टी को खोद के ढीला करना, लूज़ करना। आप भी उसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह, मेन्योर वगैरह डालते हो जिससे आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाए, किसान भी वही करता है। आप भी पानी डालते हो, किसान भी डालता है। आप भी बीज बोते हो, किसान भी बोता है ना। आप भी जब वो फसल आपकी निकलने लग जाती है, आप बस काट नहीं रहे हो अपने पौधों को, किसान को बेच के आना है, वो काट रहा है, काफ़ी कुछ मिक्स हो रहा है। अब जो लोग घर में ही लौकी, तोरी, भिंडी वगैरह उगाते हैं वो तो काटते भी हैं, अपनी फसल तोड़ते हैं उसमें से, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई, हम वो पूछ भी सकते हैं कि भाई एक जो गार्डनर है वो कैसे माली के साथ सिमिलरिटी रखता है, तो बताओ। बस ये कि गार्डनर छोटे स्केल पे कर रहा है, हम अपने घर में छोटे स्केल पर कर रहे हैं, और जो फार्मर है वो बहुत बड़े स्केल में पूरे खेत में कर रहा है। वो कई बार किसान की पूरी फैमिली लग जाती है इस काम में, राइट। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred, activities को, इन task को हम कैसे रेफर कर सकते हैं? To as an agricultural practices। हम क्या बोलते हैं? क्या है ये? agricultural practices हैं।
विच आर लिस्टेड बिलो। पहला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भाई एक अच्छी मिट्टी होगी ना, मिट्टी बढ़िया होगी ना, तरीके से आपने उसे प्रिपेयर किया है, उसको लूज़ कर रखा है आपने, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे से डले हुए हैं, सब बढ़िया है उस मिट्टी में, उसमें पत्थर वत्थर नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी की प्रिपरेशन सबसे पहले की जाती है। फिर बीज बोया गया, फिर बीज बोने के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके अंदर थोड़ा खाद वाद डालिए, है ना, ये करते हैं। इरिगेशन, फिर पानी डालते हैं उसके अंदर। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, पानी डालना। फिर भाई फसल में बीज बो दिया, पानी भी डाल दिया, सब हो गया। अब प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वीड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीड्स? वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, सी घास फूस उग जाती है, क्यों निकालना ज़रूरी है, क्यों प्रोटेक्शन ज़रूरी है वीड से? अगर आप वीड नहीं निकालोगे तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स जो आपके पौधों को मिलना था वो ये अनवांटेड प्लांट्स ले लेंगे। कितनी जगह आप देखना गमले में भी घास फूस उगाती है, तो उसको निकाल दिया जाता है, कहते हैं ये हमारे काम का नहीं है, इसको निकाल दो। नहीं, ये क्या करेगी, ये सनलाइट भी शेयर करेगी, ये न्यूट्रिएंट भी शेयर करेगी मिट्टी के, राइट, वाटर भी शेयर करेगी, फ़ायदा नहीं है ना। हार्वेस्टिंग, जब फसल बन जाती है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, उसे काटा जाता है एंड देन उसको पूरा सुखा के अच्छे से स्टोरेज भी किया जाता है फसल को, है ना। सारी फसल नहीं सुखाई जाती, मान लो कि अगर सब्जियां हैं तो थोड़ी ना सुखाई जाएगी, दालें हैं हाँ उनको अच्छे से सुखा के रखेंगे जिससे कि उनके अंदर नमी ना रह जाए, राइट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या आता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। भाई मिट्टी को सबसे पहले जो है वो एकदम तैयार किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। टर्न क्यों करना है? क्योंकि ऊपर ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पिछले पौधों ने मान लो कि भाई यूज़ कर रखे हो, आप इसे टर्न करो और अंदर की मिट्टी थोड़ा सा निकालो, है ना, इसको लूज़ करो। लूज़ करना क्यों ज़रूरी है? आपका बीज सांस ले पाएगा, आपके बीज तक पानी पहुंच पाएगा। समझ आ रहा है? मिट्टी लूज़ क्यों चाहिए? एकदम हार्ड मिट्टी होगी तो उसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, आप बीज नहीं बो पाओगे। अच्छा बो भी दिया किसी तरीके से तो बीज वो बेचारा बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, बीज सांस ही नहीं ले पाएगा, बीज तक पानी ही नहीं पहुंच पाएगा। सो मिट्टी को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दिस अलाउस, बता रखा है, रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। आपकी मिट्टी लूज़ होगी तो वो उसका जो जड़ें हैं वो अंदर पेंट्रेट कर पाएंगी, अंदर जा पाएंगी, ऐसे मिट्टी के अंदर 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 गहराई में थोड़ा घुस पाएंगी। मिट्टी का लूज़ होना ज़रूरी है। मिट्टी की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, पौधे को पकड़ के रखेंगी, तभी तो पौधा हवा से उड़ नहीं जाएगा। नहीं तो अगर जड़ें पकड़े ही ना, आपका हवा चली पौधा ही उड़ जाएगा। तो मिट्टी को ऐसा होना ज़रूरी है कि वो पेंट्रेट करने दे, रूट को अंदर 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 जाने दे। द लूज सॉइल अलाउस द रूट टू ब्रीथ। सांस ले पाएंगे पौधा क्योंकि हवा जा पाएगी फिर ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। यानी सांस तब भी ले पाएगा आपका रूट जब वो कितना भी गहराई में जा रहा है रूट। अगर लूज सॉइल होगी तो हवा पहुंच जाएगी वहाँ तक। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब लूजनिंग क्यों मदद करती है सॉइल को सांस लेने में आराम से। सॉइल को सांस नहीं लेनी, रूट को सांस लेनी है, राइट। सॉइल का लूज होके मतलब हिसाब किताब ऐसा बन जाता है कि पौधा का जो जड़ है वो सांस ले पाता है। आई होप समझ आ गया आपको बात। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थ फॉर्म। अब जब सॉइल लूज होती है ना, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो। जब सॉइल लूज होती है तो अर्थ फॉर्म, उसके अंदर जो केंचुए होते हैं ना वो आ जाते हैं, एंड जो माइक्रोब्स होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल वो भी ग्रो होने लगते हैं। अर्थ फॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, अर्थ फॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, केचुए और दूसरे माइक्रोब्स अर्थ मतलब मिट्टी के अंदर 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 अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है उनकी। अब दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट, मैम का फेवरेट क्वेश्चन है कि अर्थ फॉर्म को फ्रेंड क्यों बोला जाता है फार्मर का, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल। अब ये मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे रेंगते रहेंगे तो मिट्टी बार बार लूज होती रहेगी। अभी मिट्टी के अंदर पहले कुछ नहीं था, ठीक है, तो कोई रेंग भी नहीं रहा था, केचुए डाल दिए। केचुओं की पॉटी भी बहुत मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है। केचुए हिले जा रहे हैं, डुले जा रहे हैं, अंदर माइक्रोब्स हिले डुले जा रहे हैं और मिट्टी को लूज़ करते रहते हैं, फर्दर टर्न करते रहते हैं। एंड एड ह्यूमस कैसे, पॉटी, उनकी जो पॉटी होती है, ठीक है, वो डेड भी हो जाएंगे तो फिर उसी में मिल जाएंगे। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। अब हम बार बार बात यही कर रहे हैं, घूम फिर के बात वही आ जाती है, तो फिर टर्न और लूजन करने की ज़रूरत क्या है। देखो, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, कि भाई मिट्टी के अंदर नेचुरली मिनरल्स होते हैं। मिट्टी के अंदर वाटर होता है, एयर होती है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
इन एडिशन इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। भाई देखो सीधी सी बात है, डेड प्लांट्स मतलब मरे हुए पौधे, अब पौधे को उखाड़ के उसकी लाश जलाने तो लेके नहीं जाते हम, मिट्टी में ही मिल जाते हैं वो भी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी में मिक्स ही हो जाएगा, चींटियाँ मरी तो मिट्टी में मिक्स, कोई तुम उनकी लाश को चिता जलाने तो जाते नहीं हो, है ना। तो ये सब जो है मिट्टी में ह्यूमस जो है वो क्रिएट करते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। एक डेड प्लांट हो गया, उसको डिकम्पोज कर दिया गया जो भी सॉइल के ऑर्गेनिजम्स थे उनके द्वारा, तो जो भी उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो रिलीज हो गए, वापस से मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। एक प्लांट मरा, उस प्लांट को डिकम्पोज कर दिया दूसरी चीज़ ने, सॉइल ऑर्गेनिजम्स ने, डिकम्पोज होकर जो उस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स थे वो इस मिट्टी में मिल गए और नए पौधे ने इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया। आई होप यहाँ तक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लीन होगा हमारा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, कुछ ही सेंटीमीटर तक की लेयर जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है, जब आप मिट्टी को हिलाते हो, डुलाते हो, उसे लूज करते हो, उसकी टिलिंग करते हो, प्लोइंग करते हो, तो वहाँ पर ऊपर आ जाती है, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। दस इसी वजह से टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। एक ही बात है, टिलिंग और प्लोइंग का मतलब एक ही बात है, मिट्टी को लूज करना। हल चलाता है ना किसान, बैल लेके जाता है ना, देखा है ना आपने, वो यही कर रहा है, जोत रहा है, इसको जोतना बोलते हैं हिंदी में। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, प्लो का यूज़ करता है वो। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, ये लकड़ी और लोहे से मिलकर बनते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मान लो आपकी मिट्टी बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, है ना, उसको पानी डाल के थोड़ा सा पहले पानी से लूज़ करेंगे, उसको नरम बनाएंगे बेसिकली, फिर प्लोइंग करेंगे, नहीं तो बैल ही मर जाएगा बेचारा। द प्लॉट फील्ड्स जो होती है मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, इसके अंदर बहुत बड़े मोटे मोटे क्लम्प्स होते हैं मिट्टी के, जिसे हम बोलते हैं ना मिट्टी का ढेर है ये, यहाँ पर टुकड़े हैं, उसको हम क्रम्स बोलते हैं, CRUMBS, याद रखना। क्लम्प्स ऑफ सॉइल को क्रम्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे PS है क्लम्प्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे BS है क्रम्स, CRUMBS, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिट्टी के मोटे मोटे गट्टरों को तोड़िए। लेवलिंग द सॉइल इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मिट्टी ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे, उबड़ खाबड़ नहीं। लेवलिंग, खेत देखिए कितने सुंदर लगते हैं, मिट्टी एकदम लेवल में कर देता है किसान। सो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद है फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। बीज बोना भी आसान और पानी देना भी आसान, और ये बहुत बेनिफिट देती है हमारे फसल को भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। यहाँ से फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, लेवलिंग किससे करते हैं? लेवलर से करते हैं। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार हम टिलिंग करने से यानी प्लोइंग करने से पहले, मिट्टी को लूज़ करने से पहले उसमें मैन्योर डालते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होगा, मैन्योर जब हमने प्लोइंग करी तो मैन्योर भी मिक्स होता जा रहा है, मिट्टी के अंदर मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है। आप मिट्टी को लूज़ करे जा रहे हैं, टर्न करे जा रहे हैं, तो मैन्योर भी उसमें मिक्स होता जा रहा है। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। अब मिट्टी को हम पहले पानी डालते हैं, थोड़ा मॉइस्ट करते हैं बीज बोने से पहले, ये नहीं नदी बहा दी उसमें, फिर तो बीज भी बह जाएगा आपका। आपने उसको मॉइस्ट करना है, इसीलिए मॉइस्ट वर्ड बोला उन्होंने यहाँ पर। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। आप सॉइल के जो टुकड़े हैं उनको तोड़िए टू गेट बेटर याइल्ड, आपकी फसल, आपकी उपज जो है वो अच्छी होगी इससे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये होता है बहुत सारे टूल्स की मदद से। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो और कल्टिवेटर, ठीक है। इसको प्लाव भी बोलते हैं, प्लाव भी बोलते हैं, आप गूगल करके देखिए, इसको प्लाव भी बोलेंगे, प्लाव, हो और कल्टिवेटर। चलो आगे आते हैं।
प्लाव क्या है भाई? दिस इज बींग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। अरे दादा परदादा के ज़माने से यही यूज़ होता था। हल बोलते हैं इसको। किस लिए यूज़ हो रहा है? टिलिंग के लिए, टिलिंग द सॉइल, यानी उसको लूज करने के लिए, उसको अल्टा पल्टी करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, इस फर्टिलाइजर्स क्रॉप के अंदर ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एंड टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को अल्टा पल्टी करने के तो काम आता ही है। दिस इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बनता है। एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, इसको हमारे बुल्स चलाते हैं, और अदर एनिमल्स जैसे हॉर्स और कैमल्स, जबकि हॉर्स और कैमल्स तुमने बहुत कम देखे होंगे, ठीक है। मेनली बुल ऑक्स वगैरह इसको चला रहे होते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा ट्राइंगल शेप का आयरन का स्ट्रिप लगा होता है, इसको हम प्लॉशर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसका जो मेन पार्ट होता है ना वो लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, विच इज़ कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट, इसको हम प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, which is called plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. एक हैंडल होता है वन एंड पे शाफ्ट के। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम, दूसरा एंड जो होता है बीम से अटैच होता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जो कहाँ लगा होता है? बुल की नेक पर लगा होता है, उसकी गर्दन से बंधा होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट कर लेते हैं प्लो को, ठीक है। ये तो आराम से किसान को खेत में हल चलाते हुए तुम देख लोगे। यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये देखो इसकी नेक से अटैच कर रखा है, ये देखो एक लकड़ी का टुकड़ा ये लगा रखा है, ये लूज़ कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ बुल हो गया और ये हमारा किसान भाई हो गया। आगे चलिए। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। अब क्या हुआ? आयरन के आ गए, लोहे के आ गए आजकल तो, है ना। अब हाउ की बात करें तो हो जो है इट इज़ अ सिंपल टूल, ये बहुत सिंपल टूल है, विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, जिससे वीड्स को जो है बाहर निकालते हैं खोद के इससे। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के भी काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, एक लंबा सा रॉड होगा लकड़ी का या फिर लोहे का, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट पार्ट होता है, फावड़ा बोलते हैं इसको। एक लंबा सा लकड़ी का, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये नहीं थोड़ा गलत बन गया, ये कुछ इस तरीके का, ये ऐसा और ये इससे धार होती है यहाँ पे ना, खोद के ढीला कर देते हैं ज़मीन को। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड और वुड और आयरन का होता है, मतलब ये इसका जो रॉड होता है स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट पार्ट होता है, वो लोहे का ही होगा, आगे वाला जो पार्ट होता है, जो कि फिक्स होता है टू वन ऑफ इट्स एंड से, मतलब एक साइड से, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके का, ये बना रखा है, ये रहा। A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade, ये blade की तरह काम करता है। It is pulled by animals, इसको एनिमल पुल करते हैं, ये हमारा फावड़ा नहीं है, ठीक है, इसको एनिमल पुल करते हैं, फावड़े को इंसान पुल करता है, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ। कल्टीवेटर की बात करो भाई, नाउ अ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। अभी तो देखो ट्रैक्टर आ गए, देख रहे हो यहाँ से ये गोल गोल कांटे जैसी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये खोदता जाएगा, ये आगे चलाता जाएगा किसान इसे, है ना, इसको चलाता जाएगा और ये पीछे से मिट्टी खोदती चली जाएगी पूरी ऐसे। नाउ अ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव करता है लेबर एंड टाइम को, बहुत बचा देता है भाई, ऑब्वियसली बात है, हाथ से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मशीन हो गया एक तरीके का। सोइंग की बात करें, सोइंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। भाई बीज बोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज ही नहीं हुआ तो क्रॉप फसल कैसे उगेगी। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन और हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। ऐसा नहीं कि सारे बीज बो दिए गए, सेलेक्ट किए जाते हैं कि भाई हेल्दी सीड होना चाहिए, क्लीन सीड होना चाहिए। अब कोई सीड हेल्दी है या नहीं है, खाली तो नहीं है अंदर से, एक एक बीज तो नहीं चेक कर सकते। आप पानी में डाल के देखिएगा एक मुट्ठी बीज को, जो बीज ऊपर तैर कर आ जाए समझ लो वो खाली है और वेस्ट है, उसमें पौधा नहीं बनेगा। और जो बैठ गया नीचे ज़मीन में वो भारी है, उसके अंदर है, ठीक है, ये भी एक पहचान है। फार्मर्स क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं यूज़ सीड्स विच गिव हाई यार्ड। भाई अच्छा बीज होना चाहिए जो अच्छी फसल अच्छी उपज दे सके। सेलेक्शन ऑफ अ सीड, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। एक दिन मैंने देखा
कि भाई मेरी माँ ने कुछ चने के दाने जो हैं वो बर्तन में डाले एंड पोर सम वाटर, उस पर पानी डाला। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद क्या देखती हैं, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। वही वाली बात आ गई, ये कुछ बीजों ने टॉप पर फ्लोट करना शुरू कर दिया। आई वंडर, मैंने सोचा, वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, क्यों? क्योंकि वो खाली थे, इसलिए तैर रहे थे, वो वेस्ट थे। टेक अ बीकर, एक बीकर लीजिए एंड फिल हाफ ऑफ इट, उसको आधा भरिए विद वाटर। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड, उसके अंदर गेहूं के बीज डालिए एंड स्टर इट वेल, उसको अच्छे से चलाइए। वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या तुम्हारे कुछ बीज ऐसे हैं जो फ्लोट कर रहे हैं पानी पे? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर? ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ तैर रही है वो लाइटर है वाटर से, और जो चीज़ नीचे बैठ गई है, सिंक कर दिया है, वो हैवियर है वाटर से, है ना। तो जो लाइटर है, वाई वुड द लाइटर? क्योंकि वो डैमेज हैं, क्योंकि वो हॉलो हैं, खाली हैं, एंड आर दस लाइटर दे फॉर द फ्लोट ऑन वाटर, इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। एक बहुत अच्छा तरीका है, गुड मेथड है सेपरेट करने का गुड हेल्दी सीड्स को फ्रॉम द डैमेज्ड वन से, है ना। डैमेज अलग कर दो, जो नीचे बैठे हुए हैं उनको बो दो। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। आप बीज बोएं इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लें कि भाई कौन कौन से टूल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बीज बोने के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स, जो कि पहले से यूज़ किए जाते थे। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। फनल मीन्स लाइक अ कीप, ठीक है। ये देखो, दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये कीप की शेप है, यहाँ पर बीज डालेंगे और ये नीचे चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, और ये ज़मीन में जाते जाएंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल में सीड डाल दिए जाते हैं जो कि पास्ड डाउन हो जाते हैं थ्रू 2 और 3 पाइप्स के, हैविंग शार्प एंड्स। एंड्स बहुत शार्प है, वो शार्प एंड इसीलिए कि वो क्या करे, दीज एंड्स फायर्स इनटू द सॉइल, मिट्टी में घुस जाएंगे, एंड प्लेस दीज सीड्स देयर, और वहाँ उनको वो सीड चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। सीड ड्रिल, ये देखो आपको सीड ड्रिल भी दिखा रखा है। ये पिक्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसकी पिक्चर है ये, राइट। सीड ड्रिल क्या है? नाउ अ डेज, मतलब आजकल, द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब सीड ड्रिल को ट्रैक्टरों के पीछे लगा देते होंगे और उससे बोते जाते हैं, ठीक है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली। बहुत फ़ायदा है, अगर पूछा जाए कि सीड ड्रिल का फ़ायदा क्या है, तो भाई पहला फ़ायदा तो यही है कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली, यानी कि एट अ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर ये बोता चला जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि 2 बीज पास पास हो गए, 4 बहुत दूर दूर हो गए, ऐसा नहीं होगा। इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डेप्थ यानी गहराई होगी। इट इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, यानी कि मिट्टी ढकती चली जाए बीजों के ऊपर, मिट्टी आ जाए। मिट्टी नहीं आएगी तो क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा, पंछी आएगा, उड़ेगा, तुम्हारा बीज ही खा जाएगा, है ना, तो उगेगा क्या। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, है ना। मिट्टी से ढकने से ये होगा कि तुम्हारे बीजों को बर्ड्स नहीं खाएंगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव करता है हमारा टाइम और लेबर भी, ये भी फ़ायदा है कि हमारा टाइम बच रहा है, हमारी मेहनत बच रही है। भाई ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगा है, वो करता चला जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डेप्थ पर, बढ़िया से अपना उसके ऊपर मिट्टी भी ढक जाएगी और फाइनली हमारा काम आसानी से भी हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बूझो भाई साहब कह रहे नर्सरी है, नर्सरी मतलब वो तुम्हारे स्कूल की ABCD वाली नर्सरी नहीं, नर्सरी जहाँ पौधे रखते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। कि वहाँ पर छोटे छोटे पन्नियों में, छोटे छोटे बैग्स में से छोटे छोटे पौधे रखते हैं। हम वो पौधे खरीद के लेकर आते हैं, याद है ना, और वो फिर ला के अपने गमलों में, अपने बगीचों में लगा लेते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, वैसे क्यों लगे हुए हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखो, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी है आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, है ना, फर्स्ट उनको नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब ये बीज से, मतलब चावल के बीज से हल्का हल्का पौधा बाहर निकलने लगा, सीडलिंग बाहर आ गई, छोटा सा पौधा बाहर आया, देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तब इन्हें मैनुअली मतलब हाथ से, कभी गूगल करना कि चावल कैसे बोया जाता है। नर्सरी में छोटे छोटे पौधे बनेंगे, इनके सीडलिंग बनेंगी, फिर उनसे मैनुअली हाथ से जाके ये उगाया जाता है। वहाँ पानी भरा होता है जहाँ पे
ये चावल का लगाया जाता है पौधे। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब बहुत सारे फॉरेस्ट प्लांट हैं, फॉरेस्ट प्लांट जंगल में लगने वाले प्लांट भी मतलब जो है वैसे बनाए जाते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, गेंदे का, गुलाब का, देखो नर्सरी में मिलता है छोटे छोटे, और फिर उसको ले जाके आप बड़ी जगह लगा देते हो। इससे फ़ायदा क्या है? एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी। देखो पेड़ों के बीच में ना डिस्टेंस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए एप्रोप्रिएट, दूर दूर लगे है। आप इसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, इसको प्रॉपर अपना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इसको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, सब मिल रहा है, इसको भी मिल पा रहा है क्योंकि दोनों एक डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। वहीं अगर क्या ओवर क्राउडिंग हो जाए, बहुत ये भी पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, अब इतनी सी मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं 4 लोगों में बट गए, सबको कम कम मिले। वही बात वाटर को लेकर आती, वही बात सनलाइट को लेकर आती, सब चीज़ें, तो शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ शेयरिंग एंड केयरिंग नहीं चल रही है, यहाँ ये है कि अगर ओवर क्राउडिंग हो गई किसी को भी ढंग से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, सारे पौधे बेकार हो जाएंगे। तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ओवर क्राउडिंग ना कर दें प्लांट्स की, है ना हो जाए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अगर आपका अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होगा, सबको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, सबको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सबको सफिशिएंट वाटर मिलेगा फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अपने मतलब बीज हाथ से मैनुअली डाल दिए, अब बहुत सारे उग गए एक साथ, तो क्या करना पड़ता है, कुछ को ऐसे उखाड़ना पड़ता है कि उखाड़ दो इनको, 2 को निकाल दो, फिर इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये हमें ये भी करना पड़ता है ना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र, एक तो यही आ जाता है कि मैन्योर फर्टिलाइज़र में अंतर क्या है, ये एक नेचुरल होती है, ये जो है ये केमिकल बेस्ड होती है फर्टिलाइज़र, ठीक है, खाद जो बेसिकली है तो खाद ही है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं मिट्टी में, इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, हेल्दी ग्रोथ हो उनकी, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। बूजो कहता है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म। मैंने देखा एक हेल्दी क्रॉप को उगते हुए, फसल को उगते हुए फार्म यानी खेत में। इन द नेबरिंग फार्म में, मतलब उसके पास जो है नेबरिंग फार्म जो है, द प्लांट्स वर वीक। उसके नेबरिंग फार्म में प्लांट बहुत वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। मैंने एक देखे होंगे हेल्दी उग रहे हैं और एक फसल देखी जिसकी फसल जो है वो बहुत कमज़ोर है, प्लांट्स बिल्कुल वीक है। देखो सॉइल सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स को वो मिल जाते हैं, ठीक है, उसको क्रॉप को जो भी प्लांट है उसको मिल जाते हैं मिट्टी से। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो है एसेंशियल है, ज़रूरी है ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। इनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। कई बार मिट्टी बिल्कुल बंजर होती है ना, तो बंजर मिट्टी में कुछ भी नहीं उगेगा। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स को आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। हो क्या रहा है, आपने एक फसल उगाई, उसे काटा, फिर तुरंत दोबारा दूसरी लगा दी बिना न्यूट्रिएंट ऐड किए, फिर उसे निकाला, फिर तीसरी लगा दी। अरे बैक टू बैक बो गए, मिट्टी के अंदर जो ताकत थी, जो न्यूट्रिएंट थे वो ख़त्म हो गए, अब उसको ऐड करना पड़ेगा। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जाता है, और उसको जो छोड़ा जाता है उसको फैलो लैंड बोलते हैं बेसिकली। फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसा होता है तो न्यूट्रिएंट्स का क्या, कॉन्टीन्यूस कल्टिवेशन, बार बार उगाना ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल। मिट्टी को रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब वापस खाना खाते हो ना बार बार, ऐसा तो नहीं मम्मी ने एक दिन खिलाया 4 दिन भूखा रखा, फिर एक दिन खिलाया फिर 4 दिन बेहोश होकर गिर जाओगे। सेम एज फसल भी है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगी, वीक हो जाएगी, वो उसका खाना है। सो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट मिलाते हैं उसको मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग का रिजल्ट क्या होगा, वीक रिजल्ट होगा, वीक प्लांट होंगे, है ना। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक क्वेश्चन बन के आएगा व्हाट इज मैन्योर, तो मैन्योर क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मीन्स पेड़ पौधों से बनने वाला कुछ
ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब एनिमल का पॉटी वटी, उससे भी मिलकर बनता ही है। फार्मर्स क्या करते हैं, डंप कर देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को इन द पिट्स। पिट्स मीन्स गड्ढा, गड्ढा बनाया एट ओपन प्लेसेस पर। इसके अंदर क्या किया फार्मर्स ने, किसानों ने प्लांट एनिमल वेस्ट सब मिक्स करते जाते हैं, उसमें मिट्टी डालते जाते हैं, ठीक है। दिस डिकम्पोजिशन, अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोज हो जाएंगे ये, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन होगा कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। मतलब उसमें अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, छोटे छोटे। माइक्रो मीन्स जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, जो बहुत छोटा हो। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। डिकम्पोज्ड मैटर जो है उसे, जो डिकम्पोज हुआ है आपका गड्ढे के अंदर, उसको आप फसल में डालिए अपनी, देखिए कितना एकदम न्यूट्रिएंट देती है वो फसल को आपकी। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट तो आपको उसके पास भी मिल जाएगी, जो आप नर्सरी में जाते हो ना, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। अब एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। अब लो घर में जाओ किचन में, है ना, आप थोड़ी सी मूंग की दाल लो, उसको पानी में भिगो, सेलेक्ट करो 3 इक्वल साइज़ की सीडलिंग, ठीक है। जर्मिनेट करके फिर 3 सीडलिंग ले लो अलग अलग, मतलब इक्वल साइज़ की, है ना। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस। अब दिखाएंगे किस कंडीशन में पौधा बनेगा और किस कंडीशन में पौधा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने तीनों ग्लासेस को नंबर दिया ABC मार्क कर दिया उसके ऊपर। ऐड करो लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, मिक्स करो ए में थोड़ा सा हमने क्या किया, मिट्टी उट्टी डाली, विद लिटिल काउडंग मैन्योर भी उसके अंदर डाल दिया। अब उसमें रख दिया हमने, मतलब वही अपना पौधा लगाया हुआ है ए में। फिर इन ग्लास में हमने क्या किया, पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल यूरिया, उस पर हमने यूरिया डाला। पहले में क्या डाला है, काउडंग डाला है, दूसरे में क्या डाला है, यूरिया डाला है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास ईयर विदाउट एडिंग एनीथिंग। हमने कुछ डाला ही नहीं, ना यूरिया डाला ना मैन्योर डाला। ना पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, पानी बराबर डाल दिया, ठीक है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन दम, और उसके अंदर अपना पौधा लगा दिया। ए में भी लगाया, बी में भी लगाया और सी में भी लगाया। कीप दम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दम डेली। इन्हें सेफ प्लेस पे रखो और रोज़ इनमें पानी दो। आफ्टर 7 days या 7 से लेकर 10 days के बीच में आप चेक करना, इनकी ऑब्जर्व करो, इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। चलो ये देखो, दिखा रखा है आपको। सी में तो कुछ नहीं डाला तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ मैन्योर डाला था काउडंग वाला, यहाँ पर यूरिया डाला था, यहाँ पर उग रहा है पौधा। डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या उतनी ही स्पीड से, पेस से उग रहे हैं तीनों में सेम। सी में तो उग ही नहीं रहा है ना, दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत ही छोटा सा भी होगा, निकला भी होगा। तो विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ प्लांट्स, है ना, ग्रोथ ऑफ प्लांट सबसे बेटर किस में है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ है। फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं भाई। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत रिच होता है और वो फसल को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कराता है। पर क्या हमें इसका मतलब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाल देना चाहिए। मान लो हम कहते हैं फैट्स बहुत एनर्जी देते हैं तुम्हारी बॉडी को, तो क्या करें, हम सिर्फ पकौड़े खा लें? नहीं ना, क्या होगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसी मिट्टी की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल दिया तो। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, राइट। चलो आओ, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर से डिफरेंट कैसे, ये क्वेश्चन बन के आएगा। तो या एक साइड फर्टिलाइजर एक साइड मैन्योर, दोनों के बारे में अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखना है। क्या लिखना है, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनते, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटैश, NPK जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। हाँ ठीक है, जैसे वीट है, पैडी है, मेज़ है, मक्का, मेज़ मीन्स मक्का, पैडी चावल का फसल हो गया, वीट गेहूँ का हो गया। अब फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, बढ़िया अपना फसल हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। आपने बहुत ज़्यादा डाला तो आपकी जो उपजाऊ भूमि थी ना, जिससे बहुत अच्छी फसल बन रही थी, वही कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, कम फर्टाइल हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी वो होती है जिसमें पौधे अच्छे से उगते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पता है कैसे वाटर पॉल्यूशन, देखो आपने अपने खेत में फर्टिलाइज़र डाला, आपके खेत के पास कोई मान लो नदी है,
कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है ना। अब हमें पता है बहुत नदियों के किनारे खेत होते हैं बहुत सारी जगह। किसान फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, अब वहाँ से पानी, बारिश हुई, पानी बहा और नदी में मिल गया आके, तो वो जो फर्टिलाइज़र वाला केमिकल था वो नदी में भी तो मिल गया आके, और केमिकल्स तो हमारे लिए हानिकारक ही हैं। अब वही पानी जो है वो वहाँ के जो जो जीव जंतु हैं वो पिएंगे केमिकल वाला, ख़राब हो जाएगा उनका सारा मामला। तो फर्टिलाइजर्स हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स। सब्सटीट्यूट का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजर की बजाय कुछ और डालिए। तो क्या डालिए? ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए, है ना, वो ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। देखो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक फसल आप उगाए जा रहे हो। मिट्टी में भी उतनी जान नहीं। जैसे एक माँ है, एक लेडी को समझ लो, एक के बाद एक बेबी को पैदा करती जाए तो उसका खुद का बॉडी कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो बेबी हो रहे हैं वो भी बेकार हो जाएंगे, कोई भी मजबूत नहीं होगा। मिट्टी भी वैसी है, एक के बाद एक फसल नहीं, बीच में गैप दो, है ना। तो वो गैप की ही बात कर रहे हैं, उससे मिट्टी अपने आप थोड़ा सा न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को, पानी को पकड़ के रखना वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कहलाता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट जो हैं रिप्लेनिश हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा, तुम बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, दवाई ववाई लेते हो, खाना पीना खाते हो, फिर दोबारा ठीक हो जाते हो ना, है ना। तो बस ऐसे ही है ये कहानी भी। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। देखो, कभी आपने कोई फसल उगाई तो कभी कोई फसल उगाई, इससे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन से भी न्यूट्रिएंट जो हैं वो सेव होते हैं। कैसे? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली मतलब कभी कुछ एक के बाद एक, है ना। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज़ करते थे टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। ऐसा क्यों करते थे? This help in replenishment of the soil, ये मदद करता है सॉइल को वापस जानदार बनाने में विद नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन कहाँ से आई इस सारी कहानी के बीच में? फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। भाई फार्मर्स को बताऊंगे भी क्यों कहाँ से आई। फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है अडॉप्ट करने में इस प्रैक्टिस को, कि आप जो है अल्टरनेट उगाइए और ये जो लिग्यूमेंट्स हैं इसको उगाइए, लिग्यूमस, ठीक है। इन प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था राइजोबियम के बारे में। ये एक बैक्टीरिया होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट्स। अब लिग्यूमिनियस प्लांट्स के नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करता है राइजोबियम, नाइट्रोजन जो पूरी हवा में फैली हुई है, हवा में बहुत नाइट्रोजन है ना, हमको पता है, ये हवा से लेता है और उसको मिट्टी में घोल देता है। अब हमारा जो पौधा है, हमारी मिट्टी में खूब नाइट्रोजन हो गई, मिट्टी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकती हवा से, लेकिन राइजोबियम ये काम कर देता है मिट्टी के लिए। राइजोबियम जो होता है लिग्यूमिनियस प्लांट्स के नोड्यूल्स में होता है, ठीक है, जो थिक नोड्यूल्स होते हैं उसके, तो यहाँ से मिलती हैं पौधों को नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र और मैन्योर, भाई इनका डिफरेंस तो मतलब ये समझ लो कि आंख बंद करके मान के चल लो कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे 2 मार्क का है चाहे 5 मार्क का है, मैडम के ऊपर डिपेंड करता है। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इंसान ने बनाया है, कंपनी में बनता है, केमिकल से बनता है। जबकि मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट, है ना, गाय की पॉटी और प्लांट प्रोडक्ट जो भी होते हैं प्लांट के, नॉट प्रोडक्ट बट प्लांट का जो भी वेस्ट है, रेसिड्यू जो बचा कुचा है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। गड्ढा खोद के किसान बनाते हैं, अभी पढ़ा है हमने। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र बिल्कुल ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को, सॉरी, मैन्योर प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस। अब ह्यूमस का मतलब क्या होता है? पौधे को क्या बोल सकते हैं हम, जो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट से मिलता है, ठीक है, ये भी न्यूट्रिएंट ही हो गया उनके लिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। हमने कहा एक पर्टिकुलर जो है वो उसमें बढ़िया आपको मिल जाएगा, है ना, फर्टिलाइज़र में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट बढ़िया मिल जाएगा। जबकि मैन्योर जो होते हैं रिलेटिवली लेस रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में।
इसीलिए जो किसान है ना फर्टिलाइज़र की तरफ भाग रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि एक के बाद एक फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। गिव द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, एडवांटेज ऑफ वो तो हमने दे दिया। एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या, फ़ायदे क्या हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। भैया बेटर है ना, बहुत बेटर है। इट इनकरेजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो हमारा मैन्योर है ना वो मिट्टी को पानी पकड़ के रखने की ताकत देता है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, हवा जा सके, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी हो जाएगा, है ना। जो पानी के अंदर, जो वो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो गैस छोड़ेंगे वो बाहर आ पाएगी और उन्हें अंदर मिल पाएगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जब ये सब हो रहा है तो उनके बच्चे पैदा होते रहेंगे, जो माइक्रोब्स जिंदा है उनके बच्चे भी पैदा होंगे, पर माइक्रोब्स बढ़ेंगे मिट्टी के अंदर। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल जो है वो ढीली ढीली रहेगी तो टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाएगा। इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन मतलब क्या है भाई, मिट्टी को पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें सबको पानी चाहिए भाई जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, है ना। पानी के साथ जो है मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन करता है नियरली 90% वाटर। With water is essential because germination of seed does not take place under the dry conditions. सूखा छोड़ दो, पानी न डालो, बीज जर्मिनेट ही नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो घुल जाते हैं वाटर में, वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है ना। मिट्टी मतलब पौधे के अंदर पता है ना, जाइलम और वेसल जो होती हैं उसकी, जाइलम वेसल्स, है ना, फ्लोएम, जाइलम, ये पढ़ा है आपने, है ना। जैसे हमारी नसों से खून दौड़ रहा है ऐसी प्लांट में भी होती हैं, और वो वहाँ तक पूरा ऊपर ट्रांसपोर्ट करती जाती हैं सब चीज़ों को। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स। वाटर क्रॉप की रक्षा भी करता है फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट से, है ना, और हॉट एयर करंट से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। भाई देखो, हमें मॉइस्चर में मिट्टी में बना के रखना है। चाहे आप बीज बो रहे हो, चाहे उसके बाद फसल हो जाए, मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होगा, सूख जाएगी तो पौधा सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल को ही हम इरीगेशन कहते हैं। सिंचाई करना, पानी देना, यही है इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ये वरी करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, कि किसको कितना चाहिए, मिट्टी को कितना चाहिए, फसल को पानी ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, डिपेंड करता है। एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। गर्मियों में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। वाई इज़ इट सो? अरे भाई गर्मियों में इवेपोरेट हो जाता है ना पानी, एकदम भाप बन के उड़ जाता है मिट्टी से। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, है ना। मिट्टी से भी पानी उड़ जाता है, पत्तियों से भी पानी उड़ जाता है। जैसे पत्तियों से पानी उड़ने को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बेचारा बूझो कह रहा है कि इस बार मैं बहुत केयरफुल हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे प्लांट्स एकदम समर में सूख गए थे और मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, भाई पानी किससे दिया जाता है? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, कुएँ, ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स का तो एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा होता है और धरती के अंदर से पानी निकालने वाला एक ट्यूब उसके अंदर लगाया जाता है, मोटर लगाई जाती है। पॉन्ड्स यानी कि तालाब, लेक्स, झीलें, रिवर, नदियाँ, डैम्स और कैनाल्स, नहरें, इन सब से जो है इरीगेशन किया जाता है। ये देखिए, ये पानी निकाल रहा है कुएँ से और देखो डाल रहा है। चलो यहाँ पर तो बहुत सारी पिक्चर्स हमें दिखाई हुई हैं, ये पिक्चर्स आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आते हैं मटेरियल पे। ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन क्या है? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, यानी कुओं में जो पानी अवेलेबल होता था, लेक्स, झीलों में, कैनाल्स में, इज़ लिफ्टेड अप, वो निकाला जाता था बाय द मेथड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग मेथड होते थे फॉर टेकिंग टू द फील्ड, है ना, कि वो किस तरीके से, किस मेथड से जो है फील्ड तक इस पानी को पहुँचाएँ। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दीज मेथड्स। कैटल जो जानवर होते हैं ना, और ह्यूमन लेबर इसमें यूज़ की जाती थी, है ना। सो दीज मेथड्स आर चीपर, सस्ते भी होते थे, बट लेस एफिशिएंट, मतलब उतना काम नहीं करते थे जितना मशीनें आप काम करने लगी हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल टूल्स होते थे, बहुत जो पुली सिस्टम में निकाला और डाला। चेन पंप होता था, उससे भी करते थे ये देखो चेन पंप दिखा रखा है तुमको, ये
है ना, ये गोल गोल घूमता जाता था और ये पानी लुढ़काता जाता था और लुढ़क के ये यहाँ से पहुँच रहा है। ढेकली सिस्टम भी है और राहत सिस्टम भी है, लीवर सिस्टम, ठीक है। ये घूमेगा, ये इसमें बैल गोल गोल घूमता जाएगा और ये पानी जो है लुढ़कता जाएगा फील्ड के अंदर ऐसे से, मतलब बर्तन में भरता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, ये सिस्टम भी है। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ होते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। इन पम्प्स को चलाने के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सिस्टम, मतलब सोलर एनर्जी। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या? अब आजकल क्या चल रहे हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प करते हैं टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, माने बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट नहीं होगा, इकोनॉमिकली आप यूज़ कर सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल, छिड़काव। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखो, एक अनइवन लैंड पर ये बहुत काम करेगा, बहुत यूजफुल है उसके लिए। और ऐसी जगह जहाँ पर सफिशिएंट वाटर जो है अवेलेबल ही नहीं है, तो कम पानी में ज़्यादा उपज। द परपेंडिकुलर पाइप्स इसमें लगाए जाते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, घूमने वाला नोजल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। परपेंडिकुलर पाइप लगाए और रोटेटिंग नोजल्स लगाई यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करता जाएगा, छिड़काव करता जाएगा। रिसेंटली आई हैव ऑल्सो सीन दिस। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइप। मेन पाइप से क्या होगा, जो परपेंडिकुलर पाइप है इसमें पानी आएगा, और जो नॉप लगा है, जैसे आपका फुव्वारा होता है ना, वैसे ये भी पानी छोड़ देगा सारे में। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, एक पंप ऑन किया आपने, मोटर ऑन किया अपना, पाइप से पानी गया, सारे पाइप्स में जाएगा और स्प्रिंकलर सिस्टम से पूरा खेत में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कता जाएगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, क्रॉप के ऊपर स्प्रिंकल हो जाएगा। बस ये नहीं कि बहुत सारा पानी जा रहा है उसमें, एज इफ इट इज़ रेनिंग, ऐसे स्प्रिंकल होता है जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदा है। चलो आगे देखते हैं। ड्रिप सिस्टम में क्या बूंद 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 पानी जाएगा। In this system the water flows drop by drop directly near the roots. रूट पे पानी जा रहा है, ड्रॉप 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 ड्रॉप, सूख रहा जा रहा है, बहुत पानी एक साथ नहीं जा रहा, वेस्ट नहीं हो रहा। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। किसके लिए ड्रिप सिस्टम बेटर है? फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें तो पानी वेस्ट ही नहीं हो रहा, ड्रॉप ड्रॉप जा रहा है, कितना ही वेस्ट होना है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स, ये आशीर्वाद है उन रीजन्स में वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है। चलिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब भैया हमने बो दिया, सब हो गया, अब बचाव भी तो करना है अपनी फसल का। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाई वीट फील्ड। बूझो और पहेली जाते हैं, जो गेहूँ की फसल है वहाँ पे कहीं पास में, एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। ये देखते हैं भाई दूसरे प्लांट्स भी फील्ड में ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट, जो वीट प्लांट के साथ उगे हुए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? नहीं, अनवांटेड है भाई, वीड्स हैं, ऐसी घास फूस उग गई है। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। क्रॉप के साथ नेचुरली कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ें उग जाती हैं और इन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडलिंग। वीड्स को निकालना ही वीडलिंग कहलाता है। वीडलिंग नेसेसरी होती है सिंस वीड्स कंपीट करने लग जाते हैं विद द क्रॉप प्लांट्स के साथ फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। अब तुम्हारे घर में 2 भाई हो, माता पिता अनाथ आश्रम से 8-10 बच्चे घर में ले आएंगे तो क्या होगा? जो खाना सिर्फ तुम 2 को मिलता था, अब वो सारे बच्चे बांट लेंगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा ना। बस वही कहानी इनकी चल रही है कि अगर अनवांटेड आ गई चीज़ें तो वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस, लाइट सब शेयर करेंगे, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफियर करेंगे इवन इन हार्वेस्टिंग, काटने के टाइम पे भी, क्योंकि फिर पॉइजनियस अगर वीड हुआ तो वो कट जाएगा फसल के साथ, है ना। सो एंड मे बी पॉइजनियस फॉर एनिमल्स भी हो सकते हैं और फॉर ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। बहुत सारे तरीके हैं किसानों पर वीड्स को हटाने के, कंट्रोल करने के, इनकी ग्रोथ को। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये हेल्प करता है अपरूट करने में और किल करने में वीड्स को। मतलब जब आप ना क्या कर रहे हो कि जब टिलिंग कर रहे हो, मिट्टी की खुदाई कर रहे हो, तो जो अनवांटेड अंदर से उग रहे हो वैसे ही निकल जाते हैं उस समय, है ना। जड़ से खोद दो बाहर तो थोड़ी ना निकल आएगा फिर वो दोबारा, विच में देन ड्राई अप हो सकते हैं और गेट मिक्स हो सकते हैं सॉइल के साथ, है ना। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स होता है इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। पता है, अगर वीड्स ने फ्लावर और सीड दे दिया तो फिर आपकी मिट्टी में फिर मिल जाएंगे उसके बीज,
वो फिर उगाएंगे तो उसके पहले ही उसे हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवर इंक्लूड्स, यानी कि हाथ से अगर आप उसे निकाल रहे हो, फिजिकल रिमूवर ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम। द मैनुअल रिमूवर इंक्लूड फिजिकल रिमूवल, मतलब आप हाथ से वीड को उखाड़ उखाड़ के अपरूट कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो उखाड़ उखाड़ के, टाइम टू टाइम ऐसा करना है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की मदद से करते हैं हमेशा। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल भी मदद करती है, जिससे आप बीज बोते हो ना, वो भी अपरूट करती जाती है। ऐसे उसके कांटे होते हैं, बोती जाती है और इनको अपरूट करती जाती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, जिसे हम विडिसाइड्स बोलते हैं। दीज आर स्प्रेड, विडिसाइड्स जो है स्प्रे किया जाता है इनका इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द विडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड, डाइल्यूट होते हैं विद वाटर के साथ, मतलब घोल दिए जाते हैं टू एक्सटेंट रिक्वायरमेंट पर जितनी इनकी है, एंड स्प्रे कर दिया जाता है इन फील्ड्स में विद द स्प्रेयर की मदद से। ये देखो ये स्प्रे कर रहा है विडिसाइड्स को। डू विडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन्स जो हैंडलिंग कर रहा है विडिसाइड्स के स्प्रे को? देखो एज ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि विडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। भाई हमें ये कि इनका जब वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो, मतलब इनके फूल ना आए, इनके बीज ना आए, स्प्रेइंग ऑफ विडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर। हाँ हो सकता है भाई इसका, क्योंकि काइंड ऑफ अ केमिकल ही है ये। सो दे शुड बी, बिकॉज क्या है ये, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, है ना। कोई भी केमिकल है आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है वरना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, कि आपके अंदर ना जाइए, यू नो, विद अ पीस ऑफ क्लोथ से ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। अब भाई हमारी फसल चैप्टर में 1 घंटे में तो फसल जो हमारी विडिसाइड्स तक पहुंच गई। अब इन्हें काटा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, जल्दी कोशिश करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की, लेकिन यह है कि समझ अच्छा से आ जाए एक बार ना, है ना, भागने से फ़ायदा नहीं। हार्वेस्टिंग यानी कटाई ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है भाई। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैन्योर, ये मैच्योर हो जाए, इसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट, मतलब खींच के निकालेंगे या फिर काटेंगे ग्राउंड में। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, 3-4 महीने लग जाते हैं सीरियल्स की क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल, ये देखो सिकल की तस्वीर भी दिखा रखी है, और बाय मशीन से भी होती है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स जो है नीड टू बी सेपरेटेड। अब इनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम अ शाफ। इस प्रोसेस को पटक पटक के किया जाता है, 5th में पढ़ा था, इसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसे कंबाइन बोलते हैं, विच इज़ इन फैक्ट एक हार्वेस्टर है एज वेल एज अ थ्रेशर भी है, ठीक है। ये कंबाइन की फोटो दे रखी है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब समटाइम्स ट्यूब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड, इनको जलाया जाता है। आप कहते नहीं किसान पंजाब के दिल्ली के क्या जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, वही यही है। पहेली इज़ वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, है ना, उससे पॉल्यूशन होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज कर सकता है क्रॉप्स जो भी फील्ड में हो। फार्मर्स विद सम होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। फार्मर्स क्या करते हैं, विद सम होल्डिंग्स ऑफ लैंड सेपरेशन करते हैं ग्रेन का शाफ से, मतलब उसका जो बाहर का भूसा होता है, उसकी कवरिंग होती है ना, उसको निकालते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। विनोइंग में देखा है, विनोइंग में क्या होता है, जैसे दिखाते नहीं, एक लेडी है, ये ऊपर को छाछ लेके खड़ी है और फिर ये हवा में उड़ जाती है, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं हल्के होते हैं, और जो ग्रेन अपना यहाँ पे नीचे गिरता जाता है, कि विनोइंग होता है, ठीक है। विनोइंग बाय मशीन भी होने लगा, मशीन में भी यही होगा कि जो हार्ड भारी है वो नीचे गिरते जाएंगे और लूज जो है वो उड़ जाएगा। कितना चैप्टर रह गया देखते हैं ज़रा, बस सेकेंड लास्ट पेज पे ही हम होने वाला है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं भाई हमारे देश में। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब 3-4 महीने बाद आता है कटाई का दिन। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स, मतलब चमकते हुए हमारे जो दाने हैं फील्ड में, ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेड इन द ग्रेन फील्ड से भरे हुए फील्ड एकदम ग्रेन से, फिल द हार्ट ऑफ अ फार्मर। फार्मर खुश हो जाता है विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बींग से। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव यू नो ब्रोन फ्रूट्स एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स। अब इनके लिए रिलैक्स का टाइम है, हमारी फसल उग गई, एकदम तैयार है, अभी इन्जॉय करते हैं लिटिल। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस
ऑफ ग्रेट जॉय का पीरियड होता है, बहुत हैप्पीनेस का होता है ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया में। मैन एंड वीमेन सब सेलिब्रेट करते हैं इट विद ग्रेट इंथुजियाज्म के साथ, इसको बहुत उत्साह के साथ। एंड स्पेशल फेस्टिवल जो कि एसोसिएटेड है विद द हार्वेस्ट सीजन। नंबर 1 क्वेश्चन आ गया, पोंगल, बैसाखी, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। होली, दिवाली, है ना, ये सब आपको याद रखना है। नवान्या, बिहू, बिहू कहाँ होता है? आसाम में। अब हमने फसल काट ली, अब इसको स्टोर करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, अब इसको भी संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर टू बी कैप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, है ना, लॉन्गर टाइम रखना है तो अच्छे से हार्वेस्ट करने के बाद इसको स्टोरेज अच्छे से होना चाहिए। देयर शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाना है, नमी नहीं होनी चाहिए, इंसेक्ट्स ना खा जाए, रेट्स ना खा जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना खराब करें। हार्वेस्टेड ग्रेन जो होती हैं हैव मोर मॉइस्चर, इनमें ना क्या होता है, अभी उग कर रही ना, इनमें मॉइस्चर बहुत होता है, इनको सुखाया जाता है पहले। फिर इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स को हम स्टोर कर देंगे ना विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाएगी और अटैक कर देंगे इन पर ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग दैम अनफिट फॉर द यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, ख़राब हो जाएंगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली, इनको ड्राई किया जाता है सन में, जिससे कि रिड्यूस हो जाए इनका मॉइस्चर। ये प्रिवेंट करता है अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगाई इन पे नहीं आता। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स, क्यों रखा? जिससे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ख़राब ना करे, है ना, कंटेन करके रखती हैं वो वीट में, गेहूँ की फसल में। आई वंडर वाई, बच्चा पूछ रहा है, वही फसल बचाने के लिए वो ऐसा करती है। फार्मर्स स्टोर करते हैं ग्रेन्स को इन जूट बैग्स में और मेटेलिक बिन्स में। हाउएवर फिर भी लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलॉस, या फिर ग्रेनरीज होती हैं, अनाज भंडार गृह जिसे बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं जगहें जो हैं फ्रॉम पेस्ट से, रेट से, इंसेक्ट से। हज़ारों कुंटल गेहूँ एक साथ उगकर आएगा तो, है ना, संभाल के उसको रखना है। ड्राइड नीम्स जो लीव्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं फॉर स्टोरिंग गुड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। फूड एंड एनिमल्स, यहाँ पर कुछ बना रखा है आपका, मेक अ फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, एंड इसको कंप्लीट करना है। फूड और सोर्स कहाँ से आता है, ठीक है, चलो इससे बना लेना, आगे देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना, प्लांट्स और एनिमल से अलग अलग काइंड ऑफ फूड मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम करते हैं फिश को एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ स्टेप्स को, लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड कैसा हो, सोइंग कैसा हो, एंड समथिंग। सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। उनको अच्छे से फूड खिलाया जाता है, उनको भी अच्छे से हमें पालना है। जैसे ना लोग पालते हैं ना, किस लिए पालते हैं? खा सकें, उनसे अंडे मिल सकें, ये सब चीज़ें बहुत सारे रीज़न है। उनको प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए, उनकी प्रॉपर केयर भी होनी चाहिए। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, और ये ऑयल मिलता है फ्रॉम फिश जो कि बहुत रिच होता है विटामिन डी में, ठीक है। होता है हमारा बड़ा सा चैप्टर फिनिश। कितना टाइम लगा हमें इसे फिनिश करने में? देखो 1 घंटा 8 मिनट लगे हैं, बट फाइनली चैप्टर लाइन बाय लाइन हमें क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।